नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जन हुंकार न्यूज। फेसबुक सुमित तिवारी और जन हुंकार न्यूज फेसबुक पेज पर यह आपका अपना प्रेम है, आपका अपना प्यार है, आपका अपना दुलार है, आपका अपना सहयोग है। आपकी ताकत पे ही हम बोल पाते हैं, आपके समर्थन पे ही हम बोल पाते हैं, आपके सहयोग से ही हम बोल पाते हैं, आपके सपोर्ट से मैं अपनी बातों को रख पाता हूं। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जी हां, नेपाल का ताजा मामला इस चीज को चरितार्थ करता है। यहां पर सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर के वहां के युवा नाराज हो जाते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं और सरकार उनकी मांगों को इग्नोर कर देती है। और सोशल मीडिया के ही जरिए एक क्रांति उत्पन्न हो जाती है, जनजट इसका नाम दिया जाता है। और ये क्रांति आग की तरह फैल जाती है और पूरी सरकार गिर जाती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने फौरन आनन फानन में इस्तीफा दे दिया। सोचिएगा, ये सुनने में तो बहुत छोटी कहानी सी लगती है, लेकिन अगर इस पर विचार किया जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि हाल ही में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर ऐसा हुआ। देखते ही देखते सत्ता परिवर्तित हो गई, देखते ही देश गुलाम हो गए। कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये तीन प्रश्न हैं। इससे पहला यह है क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये हमारी गलतियों से हुआ। फिर मैं कहता हूं, छोटी हो बात या बड़ी, जिम्मेदार को उस पर विचार करना चाहिए। जब जब बातों को इग्नोर किया जाता है, जब जब लोगों को इग्नोर करना आप शुरू कर देते हैं, तब तब एक बड़े षड्यंत्र का निर्माण होता है, एक नई क्रांति जन्म लेती है। इसीलिए कहते हैं बानी और पानी, कहते बानी बोलो जान के और पानी पियो छान के। तो भाषा से निकला हुआ शब्द बहुत ही सोचा समझा और नपातौला होना चाहिए। और जब आप एक सम्मानित और एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हो, जब जब आप अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निर्वहन नहीं करेंगे, तब तक ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहेगा और ऐसे ही ये संघर्ष देखने को मिलेंगे। भारत में भी चिंता की लकीरें हैं। भारत को भी ये इसके लिए तैयार रहना चाहिए, भारत को भी इस पे विचार करना चाहिए कि हमारे देश में बहुत सारे घुसपैठिए हैं, हमारे देश में बहुत सारे एनजीओ हैं, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत को कमजोर करने में लगी हुई हैं। तो कभी जाति हिंसा भड़काना, कभी धर्म पे भड़का देना, कभी छुआछूत को लेकर के बड़ा मुद्दा बना देना। इसी तरीके से ये ऐसे देश में देश विरोधी कीड़े हैं जो समय समय पर मौका पाते ही फन निकाल करके आगे आ जाते हैं और तमाम प्रकार की हिंसाएं भड़काने का काम करते हैं। हमें इनसे निपटना होगा, हमें इन लोगों को चिन्हित करना होगा, हमें इन लोगों पे निगाह बनाए रखना होगा। ये कब एक सपोले की भांति निकलेंगे और फुस से काट लेंगे, और कब जाति हिंसा को भड़का देंगे, कब इस देश को धर्मवाद में बांट देंगे, कब जातियों में बांट देंगे, कब ऊंच नीच में बांट देंगे, इनसे निपटना होगा। ये देश चाहे बांग्लादेश हो या नेपाल या संबंधित कोई भी देश, जहां पर इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि देखते ही देखते लोग हावी हो जा रहे हैं, देखते ही देखते लोग इतने उग्र रूप ले रहे हैं कि राजधानी काठमांडू में राजभवन जला दिया गया, मंत्रियों को मार दिया गया, अधिकारियों को मार दिया गया, तमाम सरकारी संपत्तियों को तहस नहस कर दिया गया, आग लगा दी गई, क्योंकि क्रोध ही विनाश की जड़ है। तो क्रोध की बात अगर है तो हमें समझना होगा, और वो समझना यह होगा दोस्तों कि आपको बता देता हूं कि चीजें जो है, किसी चीज को नॉर्मल नहीं रखना चाहिए।
तो हमें जो है आज नेपाल की स्थिति पे थोड़ा विचार करना चाहिए कि ये हालात आखिर ऐसे तनावपूर्ण हुए तो क्यों हुए, कि पिछले 3 दिनों से हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं नेपाल के। काठमांडू और कई बड़े शहरों में जेनजेट विरोध प्रदर्शन के ने जो है हिंसक रूप ले लिया। सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए प्रतिबंध, भ्रष्टाचार और बढ़ती बेरोजगारी से नाराज युवाओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और अगर आज की अब तक की आपको बड़ी अपडेट देनी है तो मैं आपको बता दूं कि नेपाल में हिंसक झड़पों में लगभग 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। हजारों से अधिक लोग घायल हैं, जिनमें कई गंभीर रूप से जख्मी भी हैं। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सरकारी भवनों, दलाल जो उनके मन मुताबिक नहीं बोल रहे थे, ऐसा मीडिया दफ्तरों और यहां तक कि संसद भवन को भी आग के हवाले कर दिया। राजधानी काठमांडू में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और सेना की तैनाती जारी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। सोचिए जरा, देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहा है। ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी स्थिति खड़ी हो गई है और फिलहाल केयर टेकर के रूप में काम कर रहे हैं, यानी लोगों को संभालने का काम कर रहे हैं। सरकार ने हालत को काबू में करने के लिए सेना और पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा है। बड़ी राहत की खबर यह है कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 2 दिनों से बंद था, अब यात्रियों के लिए फिर से खोल दिया गया। आंदोलन की सबसे खास बात, इसे जेनजेट यानी नई पीढ़ी से जो है जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसे नई पीढ़ी ने लीड किया है। ये युवा सोशल मीडिया के जरिए संगठित हुए थे और अब अपने अधिकारों और सिस्टम में बदलाव की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का नारा नेपोकेट्स, जो राजनीतिक घरानों और वंशवाद के खिलाफ है। नेपाल में पहले भी राजशाही की वापसी को लेकर जो है आंदोलन हुए हैं और शिक्षकों का बड़ा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। लेकिन इस बार यह विरोध युवाओं का है और मैं फिर कहता हूं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है और इसे नेपाल के भविष्य के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। फिलहाल काठमांडू और आसपास के इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन सेना और प्रशासन बातचीत के जरिए शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात युवाओं से जुड़ी हुई है। युवाओं का जो खून होता है वो गर्म होता है। युवा जो चाहते हैं, ठान लेते हैं, वो करके मानते हैं। उन्होंने वो कर दिया। हालांकि इसमें नुकसान पूरे देश का हुआ, संपत्ति का नुकसान पूरे देश को झेलना पड़ेगा। नेपाल पहले ही आर्थिक तंगियों से लाचार था, बेदहाल था और इस तरीके से जब भी संघर्ष होती है, जब भी किसी तरीके की लड़ाई झगड़े होते हैं तो संपत्ति का नुकसान होता है। तो इस तरीके से लड़ाई झगड़े में हल तो निकाले जा सकते हैं कहीं ना हद, लेकिन उसमें कई गुना नुकसान भी उठाना पड़ता है। नेपाल के नागरिक वैसे भी बेरोजगार थे क्योंकि वहां पर कोई भी उद्यम नहीं था उनके पास। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को डेवलप नहीं कर पाए। दुर्भाग्य की बात यह थी कि वहां के युवा आज भी भारत सहित तमाम देशों में जाकर के अपना पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ किसी दूसरे देश में जाकर मेहनत मजदूरी करके उठा रहे हैं। ऐसे में देश की जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश के नागरिकों के लिए, उनके लिए रोजगार खोजना, उनके लिए रोजगार तैयार करना, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए ऐसी योजनाएं लाना, उनके हर संभव दुखों को काटना, उन्हें खत्म करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए तमाम प्रकार की योजनाओं का गठन किया जाता है कि समाज में किसी प्रकार की भ्रांतियां न उत्पन्न हो पाए, एक तरीके का माहौल न बन पाए। इसलिए समय समय पर लोगों को जागरूक भी किया जाता है, तमाम प्रकार के प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं।